कल हम लोग बात कर रहे थे 16:1 पे, 16:2 पर बात होनी। तो 16:2 में जो कुछ लिखा है ये 14 की अगली लाइन है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव एक्शन दोनों एक साथ लिए गए थे और एक ही बात एक बार में कह दी गई। और कल आपसे कहा भी गया कि पॉजिटिव और निगेटिव एक्शन दोनों साथ लेने पड़ते हैं, तभी कंप्लीट बात हो पाएगी। विधि के समक्ष समता, इसे सुनिश्चित करना भी राज्य का काम है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी उसके साथ मिलकर पढ़ेंगे तो ये राज्य का दायित्व भी है। और जब अनुच्छेद 14 इसकी बात चल रही थी तो आपसे कहा गया था कि अनुच्छेद 14 के कई आयाम हैं और उनमें से एक आयाम यह भी है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट कि वो ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमें समानता जीवन के सभी क्षेत्रों में आए और खुद असमानता का व्यवहार न करे। दोनों अपेक्षाएं राज्य से और दोनों अपेक्षाएं राज्य से अनुच्छेद 14 के जो वर्ड्स हैं उनमें इनकॉर्पोरेट हुई है कि विधि के समक्ष समता यह राज्य का कर्तव्य होगा। और कहां? भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में। इसका मतलब यह हुआ कि एक निगेटिव कॉन्सेप्ट और राज्य पर एक प्रतिबंध ये लगा देता है और बताता है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। और जहां कहता है कि विधि का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा, इसका मतलब पॉजिटिव एक्शन, राज्य कुछ करेगा तभी पॉजिटिव एक्शन के नाते समान संरक्षण ये उपलब्ध होगा। तो दोनों आयाम हैं अनुच्छेद 14 के। चूंकि 15 और 16 विस्तार है, अनुच्छेद 14 में जो सिद्धांत है उसको प्रयोग में किस प्रकार लाया जाए उसके संबंध में एक पॉलिसी है। ये 15 और 16 ये दे रहे हैं। नागरिकों के संबंध में विशेष अपेक्षा, क्योंकि 14 सभी को उपलब्ध है भारत के राज्य क्षेत्र में। इस प्रकार से याद करने की कोई जरूरत फंडामेंटल राइट्स को होती नहीं कि कौन सा नागरिकों को उपलब्ध है और कौन सा नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। आप इतना भर याद कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर चलते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट का आप संपूर्ण विस्तार देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये तो मात्र ABCD जैसा है। मानो फंडामेंटल राइट की ABCD किसी ने पूछ ली हो। और इसीलिए हम कहा करते हैं कि जे और वो दोनों सब बेकार है, इस पर कुछ पूछा ही नहीं जाता। आप कोई फिल्म स्पेशल उठा लो, उसमें इस प्रकार के प्रश्न ऐसे दिए मानो आसमान के तारे टूट गए हों कि कौन से नागरिकों को उपलब्ध है और कौन से नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, जबकि ये तो बेयर रीडिंग से निकल रहा है। कहता भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी, मीनिंग देयर बाय कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी, अब यह अलग बात है कि आप खुद को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अपनी सोच इसे कानून के शब्दों के साथ मिलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। ये आपकी अपनी समस्या है, अन्यथा कानून एकदम स्पष्ट है। और अगर आप तटस्थ भाव से उस कानून को पढ़ेंगे तो सब कुछ उसी में है। जब उसने कहा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, मतलब ही हो गया भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में। भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसको कोई संबोधन या कोई पहचान उस व्यक्ति की या उस वस्तु की आर्टिकल में आई नहीं। और जब नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका विस्तार
केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति इसकी जद में है। तो वह कहता है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, लेकिन भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में जितने लोग होंगे उन सबके साथ एक समान व्यवहार की गारंटी हर क्षेत्र में नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका कल्याण सुनिश्चित करना यह हमारा काम नहीं है। और अपने यहां के हर स्नान घाट पर उन्हें भारत के नागरिकों के समान जाने की इजाजत देना, यह भी हमारा काम नहीं है। अपनी हर सड़क उसका इस्तेमाल सबको करने देना, ठीक है, ये न तो परमिसेबल है और न वांछनीय। ठीक है, हमारे पवित्र स्थान है, हमारे पवित्र सरोवर है, तो वहां हम तुम्हें तो नहीं जाने देंगे। क्यों जाने दें? तो जो 15 और 16 उस सिद्धांत को जो 14 में दिया गया भारत के नागरिकों के संबंध में स्पेसिफिकली कैसे लागू होगा, ठीक है, उसकी एक झलक, उसका एक तरीका ये 15 और 16 में दिया गया। तो एप्लीकेशन, ठीक है, 14 का जो समानता का सिद्धांत है उसे जीवन के क्षेत्रों में और रोजगार के क्षेत्रों में भारत के नागरिकों के संबंध में किस प्रकार लागू किया जाए, इसके संबंध में जो संवैधानिक नीति है वो 15 और 16 में अभिव्यक्त हुई। और 15 और 16 में जब उस नीति को अभिव्यक्त किया गया तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए यह नीति है। भारत के कुछ चंद सशक्त और समर्थ नागरिकों के लिए नीति नहीं है। आपकी सोच अगर विस्तृत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में कोई दिक्कत होती नहीं। मुख्य समस्या आपकी सोच की है, आपकी सोच विस्तार नहीं लेती है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि जो कुछ आपको दिखता है सिर्फ वही है, और जो उसे देखने में सक्षम है वो आंख वाला है, जबकि ऐसे आंख वाले भी हैं जो वो देखते हैं जो आप नहीं देखते। आंख वाला किसे माने, आपको या उनको? और अगर यह अनुभव न हुआ होता है तो हमने पहले भी कहा कि किसी ने ये लिखा नहीं होता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब होता है चमन में कोई दीदावर पैदा, क्योंकि हजारों साल अंधे पैदा होते हैं। भाई दीदावर का मतलब तो यह हुआ आंख वाला, क्योंकि हजारों साल अंधे ही पैदा होते हैं और फिर हजारों साल बाद एक आंख वाला पैदा होता है। अनुभव तो इसकी पुष्टि नहीं करता, तो आप उस आंख को जानते ही नहीं है जिस आंख की बात वो कर रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमारी बात उसे समझ में आएगी जिसके पास समझ होगी, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सब ना समझ बैठे? क्या वो मूर्खों बोल रहा है? लेकिन उसकी बात को समझने के लिए जो समझ चाहिए, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब नासमझ ही हैं। तो कानून को पूरी तरह समझने के लिए जो समझ चाहिए वो जे और वो से इसे क्वालिफाई करने से बहुत ऊपर है। और इसीलिए आपको विश्वास आता हो न आता हो, लेकिन वाकई हायर स्टडीज में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है,
कानून और उसके सिद्धांत बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े रुचिकर हैं, लेकिन अगर सिर्फ कानून से रोजगार कमाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ जीविका हासिल करना चाहते हो, तो आप उसके तत्व को समझते ही नहीं, और फिर वो बड़ा नीरस और बड़ा बेकार लगता है, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से उसका उपयोग सिर्फ उतना ही है जितना किसी मैकेनिक के लिए स्क्रू ड्राइवर या पेचकस का उपयोग है, उससे ज्यादा नहीं है। तो उसे अपने पेचकस से कोई बहुत लगाव नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही है, अगर आप कानून को ठीक से समझेंगे तो फिर वो बड़ा रुचिकर है, और सब कुछ उसी में क्या कहता है, भारत के समस्त नागरिक इनको समान संरक्षण देना है। 14 तो विस्तार की बात कर रहा है, 14 तो भारत के राज्य क्षेत्र में मौजूद सारे लोगों की बात कर रहा है, और सबके प्रति हमारा वो उत्तरदायित्व तो नहीं हो सकता जो हमारा अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व। ये ठीक है कि कुछ जरूरी बातों में हमारा उत्तरदायित्व तो सबके प्रति होगा। ठीक है, जैसे जल जंगल जमीन, इसे ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो इसे स्थायी तौर पर विपरीत रूप में प्रभावित कर दे, क्योंकि जल जंगल जमीन किसी एक स्पीशीज की खाती नहीं हो सकती, और ये कोई सीमा भी नहीं जानते, ये पूरी दुनिया में जाएंगे, और इस पूरी दुनिया के प्रति आपका कोई कर्तव्य है, कोई दायित्व है, तो उस नाते तो हम कर्तव्यबद्ध हैं भारत के राज्य क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों के प्रति। लेकिन जब कल्याण की बात चलेगी तो कल्याण के लिए हम पड़ोसी के घर वालों के जिम्मेदार नहीं हैं, हम अपने घर वालों के जिम्मेदार हैं। तो भारत के नागरिकों के प्रति राज्य का दायित्व तो जैसा है वैसा भारत के राज्य क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों के प्रति नहीं है, लेकिन भारत के नागरिकों में जितने शामिल हैं सबके प्रति यह दायित्व है। कोई विशेष योग्यता से, ठीक है, योग्य लोग, उनके प्रति कोई समर्थ या विशेष प्रकार की सामर्थ्य को धारण करने वाले लोग, उनके प्रति हमारा दायित्व और असमर्थों के प्रति न हो, ऐसा नहीं है। बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी तो एडिशनल बात कह रही है, वो तो ये कह रही कि आपका ये भी कर्तव्य है कि आप ऐसे प्रयास करें कि संपूर्ण राष्ट्र जीवन में समानता ये उत्पन्न हो। इसका मतलब राज्य का अपने नागरिकों के संबंध में दायित्व, उनके व्यक्तिगत संरक्षण का तो है ही, यानी राज्य ऐसा प्रयास तो करे कि व्यक्ति के तौर पर जो कमजोर वर्ग है उसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये उपलब्ध हो। साथ ही साथ राज्य कुछ ऐसे सामुदायिक प्रयास भी करे जिससे समानता निर्मित हो। सामुदायिक स्तर पर समानता को निर्मित करना यह भी राज्य की ड्यूटी है। दोनों प्रकार से काम करना पड़ेगा। राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए काम भी करना है, राज्य के नागरिकों को सारे ये नहीं कि बच्चों को नहीं और बूढ़ों को नहीं और स्त्रियों को नहीं और पुरुषों को नहीं और विकलांगों को नहीं और ऐसे क्षेत्र जो अविकसित है वहां के रहने वालों को नहीं, सबको
सभी लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता देनी है। जब सबको देनी है तो सबकी जरूरत के मुताबिक हमें संसाधनों का बंटवारा जो उपलब्ध है करना पड़ेगा, और इसके लिए वर्गीकरण, इसके अलावा कोई चारा बचता ही नहीं। लेकिन वर्गीकरण में ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्बिट्रेरीनेस, निरंकुशता ना आए। इसके लिए कहा था वर्गीकरण का आधार वास्तविक, युक्ति संगत, बुद्धिमत्तापूर्ण, और वर्गीकरण का जो उद्देश्य है उससे उसका एक युक्ति संगत संबंध यह आवश्यक है। और साथ ही साथ ये ड्यूटी भी है कि आप ऐसा प्रयास करें कि सामुदायिक तौर पर अधिक समरसता और समानता पर आधारित समाज का निर्माण हो सके। यह भी आपका ही दायित्व है, ठीक है। और समानता और निरंकुशता परस्पर विरोधी है, इसीलिए मनमानेपन के विरुद्ध जब सिद्धांत आया था तो विस्तार माना था। खैर, वर्गीकरण ये एकमात्र प्रैक्टिकल और व्यवहारिक तरीका है जिसके माध्यम से भारत के समस्त नागरिक सुरक्षित और रक्षित और संरक्षित किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल उपाय ही नहीं है, कोई प्रयोग, कोई, ठीक है, ऐसा कोई उपाय नहीं जिसको हम प्रयोग में लाकर ये सारे उद्देश्य प्राप्त कर सकें। इसलिए वर्गीकरण तो करना होगा। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि सिर्फ अब रोजगार के क्षेत्र पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन जो राज्य के अधीन रोजगार और पद थे, वे राज्य के अधीन रोजगार और पद सृजित करने के लिए सृजित हुए हों, ऐसी दशा नहीं है। लोगों को पदों पर आसीन करना है इसलिए पद बना दिए गए हो, यह बात नहीं है। राज्य के अधीन जो रोजगार है वो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, वो एक उद्देश्य के लिए है। ये अलग बात है कि लोगों को ही रोजगारों में नियोजित करना होगा और लोगों को ही पदों पर आसीन करना होगा, और इससे लोग लाभान्वित होंगे, ये सही है। लेकिन ये लाभ वैसे ही है जैसे पानी गेहूं को दिया जाता है और बथुए को ऑटोमेटिकली लगता है, ठीक है। तो आप पद और जो रोजगार में जाएंगे राज्य के अधीन, इसलिए नहीं कि आपको पद और रोजगार देना है। बस इतनी सी बात भी भारत के नागरिकों को समझ में नहीं आती कि पद और रोजगार देना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है कि वो पद और रोजगार जिस सेवा के लिए सृजित हुआ, वो सेवा नागरिकों के कल्याण के लिए चूंकि जरूरी है और सेवा को संचालित करने के लिए हैंड्स की जरूरत है, इसलिए उस सेवा के संचालन के लिए रोजगार और पद सृजित किए गए और उन पर व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई। लेकिन उन पदों पर भारत के सारे नागरिक नियुक्त होना चाहेंगे। तो फिर कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रैक्टिकल जो तरीका हो सकता है वो ये नहीं हो सकता कि सबको हम पद दे दें और सबको हम रोजगार दे दें, ये हो ही नहीं सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बाहर जाएं, ये भी नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, लेकिन प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको देनी है, इसके भी कई अर्थ हो सकते हैं। इसका एक अर्थ यह हो सकता है
कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता दें हम, वो इस प्रकार दें कि पद और रोजगार इस पर जाने का या इस पर नियुक्त होने का अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध रहे, ऐसे भी इसका अर्थ दिया जा सकता है। न कि सबको उस पद पर हम नियुक्त करेंगे, इस प्रकार की समता का अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एब्सर्ड अर्थान्वयन है, जो बिल्कुल बेकार का अर्थान्वयन है। एक पद पर सब नियुक्त नहीं हो सकते, एक पद पर एक ही नियुक्त होगा। इसका मतलब इस संदर्भ में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अर्थ केवल यह हो सकता है कि राज्य के अधीन जो पद और रोजगार हैं उन पर नियुक्त होने का सभी नागरिकों को समान अवसर होगा। अब इसमें भी माइक्रो क्लासिफिकेशन करना होगा। अब यह देखना होगा कि वो रोजगार और पद जिस लिए सृजित हुआ, जिस सेवा के लिए सृजित हुआ, उस सेवा को सुचारू तौर पर संचालित करने में नागरिकों का कौन सा वर्ग सक्षम हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक ईश्वर के यहां से अलग ढंग की क्षमता लेकर आया है। हर नागरिक उस सेवा के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उस संदर्भ में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अर्थ यह भी हो गया कि नागरिकों में उस सेवा को देखते हुए जो लोग उस ढंग की सेवा को बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं, उन सारे नागरिकों को उस पद और रोजगार में नियुक्त होने का समान अवसर यह हम उपलब्ध कराएंगे। यह हो गया इस संदर्भ में समता का अर्थ। अब इस संदर्भ में समता का एक और अर्थ हुआ, वो अर्थ हुआ कि ठीक है 100 नागरिक हैं जो इस सेवा को बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 50 ऐसे हैं जो बस कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। अगर उन्हें हम पद, ठीक है, ये रोजगार में नियोजित कर दें तो अधिकतम 2, 4, 5, 10 साल हमारी समस्या का समाधान होगा, और उसके बाद फिर हमें वही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उम्र के साथ साथ कार्य क्षमता घटती है, नो डाउट। हम कार्य करने की योग्यता धारित करते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता ये तो घट गई। इसलिए इन 100 नागरिकों में भी हम एक और वर्गीकरण करेंगे कि जिनकी आयु इतनी इतनी है, वे ही अप्लाई करेंगे। अब इनमें भी उस सेवा को जो सर्वाधिक अच्छे से संचालित कर सकता है उसका चयन हम करेंगे, क्योंकि हमें सेवा को सबसे बेहतर तरीके से संचालित करना है। तो रोजगार के संदर्भों में प्रतिष्ठा और अवसर की समता व्यवहारिक तौर पर इसी प्रकार से निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि राज्य के अधीन जो रोजगार और पद हैं वे रोजगार और पद सृजित करने के लिए सृजित नहीं हुए। उनका अंतिम उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधा यह उपलब्ध कराना है। तो उस सुविधा को लंबे समय तक बेहतर ढंग से नागरिकों का जो वर्ग उपलब्ध करा सकता है, उस वर्ग को नागरिकों के शेष वर्ग से अलग किया जाना, ये किसी भी प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर की समता के सिद्धांत से समझौता नहीं कहा जा सकता। और इनका ये वर्ग नागरिकों के शेष वर्ग से जिस वास्तविक बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण अंतर के आधार पर हमने अलग किया है, उसके बारे में भी कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वाकई ये बात ठीक है कि ये नागरिक ही उस सेवा को बेहतर ढंग से संचालित करने में योग्य है। इसलिए जो अंतरक हमने चुना है, जो डिफरेंशिया हमने चुना है, इनको नागरिकों के शेष वर्ग से अलग करने के लिए, वो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है,
ये नहीं कहा जा सकता। वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है, ये भी नहीं कहा जा सकता। वो इंटेलिजेबल नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो 14 में जिस प्रकार के वर्गीकरण को अनुध्यात किया गया था, अनुचिंतित किया गया था, उसी प्रकार का हमने किया, और इसका उद्देश्य के साथ एक युक्ति संगत संबंध है। उद्देश्य सेवा को अच्छी तरह संचालित करना, क्योंकि उस सेवा को जब हम अच्छी तरह संचालित करेंगे तो इंक्लूडिंग दीज नागरिक, भारतवर्ष के सारे नागरिक लाभान्वित होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ठीक है ना, तभी ऐसा होगा। नो डाउट बिजली ये उत्पादित करेंगे, लेकिन इनके घर में भी बिजली उसी से जलेगी। ठीक है, तो सारे नागरिक बेहतर ढंग से लाभान्वित होंगे। अब नागरिकों का एक वर्ग निर्मित हो गया जो लंबे समय तक इस सेवा को बेहतर ढंग से चला सकता है। उसके लिए हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन रखे कि साहब इलेक्ट्रिसिटी में डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन हमने निर्धारित किया, जो आप देखते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आता है कि एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और वो जो क्राइटेरियन है उसका एक युक्ति संगत संबंध है उस सेवा से होता है जिस सेवा के लिए चयन होना है। ये नहीं कर सकते आपकी वकील का चयन होना है और तुमको जो बेहतर तैर लेता हो, तैराकी में जिसने गोल्ड मेडल जीता हो, वो तैराकी में जिसने गोल्ड मेडल जीता उसका वकालत से क्या ताल्लुक। चलो आपने ये कह दिया एलएलबी में जिन्होंने बेहतर तैराकी की हो, तो एलएलबी में अरे भाई एलएलबी में जिसे कानून की समझ बेहतर हो उसे आप सेलेक्ट करो, कि ऐसा वकील जो तैर लेता है उसे सेलेक्ट करोगे, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन निर्धारित किया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन आपने निर्धारित करके नागरिकों का जो वर्ग बनाया, अब इस वर्ग में से उत्कृष्ट नागरिकों का चयन करना है जो उस सेवा के लिए उपयुक्त हो, सर्वाधिक उपयुक्त हो। अब उनका चयन होना है, तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस का भी एक युक्ति संगत संबंध उस सेवा के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन से होना चाहिए। इसीलिए हम कहा करते हैं कि आपकी ये जो मान्यताएं हैं कि आईएएस दुनिया का सबसे काबिल व्यक्ति है, जो आपकी मान्यता है, मेरे सामने मानो ना मानो, भी गलत। तो बाकी लोग बेवकूफ नहीं है, तुम ही खाली होशियार पैदा नहीं हुए। आज तक पूरी दुनिया में जब भी बुद्धिमान व्यक्तियों की लिस्ट बनी उसमें किसी आईएएस का नाम नहीं। हमारे यहां वो आईएएस के नाम से जाना जाता है, किसी अन्य देश में अन्य किसी नाम से जाना जाता है। नौकरशाह तो हर जगह है। पूरी दुनिया में आज तक बुद्धिमानों की जो लिस्ट बनी है उसमें किसी नौकरशाह का नाम नहीं है। तो दुनिया में सब बेवकूफ है, खाली तुम ही अकलमंद हो। बेसिकली तुम चमचे हो, तुम्हें सामर्थ्य की चमचागिरी ये करने की आदत है, इसलिए तुम आईएएस को काबिल मान रहे हो, आईपीएस को काबिल मान रहे हो, एचजेएस को काबिल मान रहे हो। आज तक जितने ज्यूरिस्ट की लिस्ट बनी, जब रियलिस्टिक स्कूल के आ गए लोग, तब जरूर 2-3 न्यायाधीशों के नाम ज्यूरिस्टों में लिए जाने लगे, क्योंकि वो स्कूल मानता ही यही है कि जज जो करते हैं वही कानून है। और उनकी महानता के कारण नहीं, प्रतिक्रियावादी, हमने पढ़ाया था, बात की थी हम लोगों ने रियलिस्टिक पे। ठीक है, वो प्रतिक्रियावादी, उनके मन में प्रतिक्रिया पैदा हो रही, वो कह रहे हैं कि, और प्रतिक्रिया अच्छी चीज नहीं होती, उनके वो संदेहवादी हैं, संशयवादी हैं, उनके मन में संशय पैदा हो रहा है कि तुम जो बता रहे वो कानून है या ये जो कर रहे हैं वो कानून है। उनका संशय मन का इस बात की पुष्टि करता है कि नहीं, तुम जो कह रहे हो कोई कानून नहीं, ये जो करते हैं वही कानून है, और ये मनमानी कर रहे हैं कानून के नाम पर।
ये उनके मन का संशय है। तो 2-3 न्यायाधीश जरूर जुरिस्टों की लिस्ट में आए, अदरवाइज पूरी दुनिया में विधि शास्त्रियों को जो मान्यता मिली है उनमें तो कोई न्यायाधीश नहीं है। और जिन न्यायाधीशों को मान्यता मिली वो भी तुम्हारे पीसीएस जे या एचजेएस के समकक्ष नहीं है, वो दूसरे ही ढंग के लोग हैं। ठीक है, तो आप है क्या कि उस सेवा के लिए, जिस सेवा के लिए उनका चयन हुआ, उस सेवा के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस निर्धारित हुआ था, उस सिलेक्शन प्रोसेस में वो बेहतर पाए गए, बस इतनी सी बात। आईएएस का सिलेक्शन प्रशासन चलाने के लिए होता है, और प्रशासन तीनों तरीके से चलेगा। देखिए, एक सिद्धांत यह भी है कि जो ठीक है वही होना चाहिए, एक सिद्धांत यह भी है, लेकिन गलत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उनमें से 70% कमजोर हैं जिन्हें हम डंडे के जोर से ठीक कर लेंगे, और 30% बहुत बलिष्ठ हैं। अगर उन्हें हमने डंडे के जोर से ठीक करना चाहा तो नहीं हो पाएगा। तो हम सबसे पहले 70% के डंडे मारेंगे और 30% को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 70% डंडे से ठीक किए जा सकते हैं, और हम 70% को ठीक कर लेंगे, फिर बचे 30%, और हमारे संसाधन हो गए 170%, क्योंकि 70% ये भी इधर आ गए ना। अब हम 30% पर डंडा चलाएंगे। अगर शुरुआत में हमने 100% पर चलाया होता तो ये 70% उनके साथ होते, और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो आपको शुरुआत में दिखेगा कि गरीबों की मार हो रही, अमीरों से कुछ नहीं कहा जा रहा। ये भी तरीका है। ठीक है, और तीसरा तरीका यह कि हम कमजोर हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम 100% होने दो गड़बड़। जब ये गड़बड़ चरम पर पहुंचेगी तो जनता इन्हें मारेगी, क्योंकि जनता को समझ में नहीं आती तब तक। तो प्रशासन चलाने के अलग तरीके, और इनमें सबसे बेहतर बात क्या है कि जो ठीक है वही होना चाहिए। तो डीएम सत्यनिष्ठ नहीं होता, एसपी सत्यनिष्ठ नहीं होता, वो डिप्लोमेट होता है, वो कूटनीतिज्ञ होता है। और डिप्लोमेट या कूटनीतिज्ञ अच्छे व्यक्ति नहीं माने जाते, वो अच्छे लोग नहीं हैं। आपकी नजर में वो दुनिया के सबसे बेहतर लोग हैं। वो प्रशासन चलाने के लिए सेलेक्ट हुए, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसी ढंग से निर्धारित हुआ। वो एक पर्टिकुलर काम को करने में हमसे कुशल है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं माना जाता। लेकिन आप ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि आपने तो सामर्थ्य, पद, पैसा, इसके आधार पर व्यक्ति की इज्जत करना सीखा है। व्यक्ति के गुणों के आधार पर, ये आप कहते हैं, व्यक्ति के गुणों के आधार पर हम व्यक्ति की इज्जत करते वरते कुछ नहीं है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इन नागरिकों में से, एलिजिबल नागरिकों में से चुनने का, वो सिलेक्शन प्रोसेस सेवा को ध्यान में रखकर कि किस सेवा के लिए हमें चयन करना है, उसे ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और अगर नहीं बनाया गया तो अयुक्ति संगत है। ठीक है, युक्ति संगत होना चाहिए, नहीं है तो क्वेश होगा। फिर 16 का वायलेशन है, 14 का वायलेशन है। आपने सारे लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता उपलब्ध नहीं कराई, या उपलब्ध कराई तो मनमाने ढंग से, और जब मनमानापन होगा तो क्षमता होगी ही नहीं, क्योंकि तुमने चुन लिया कि ये एलिजिबल नागरिकों का वर्ग है, इसमें मेरे मन के कितने हैं, उन्हें सेलेक्ट करने के लिए तुमने वो सिलेक्शन प्रोसेस अपना लिया जिसका सेवा से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारे मन से ताल्लुक है। कि जो अच्छा तैर लेता उसे हम सेलेक्ट कर देंगे, जो अच्छा दौड़ लेता उसे हम सेलेक्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जिस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन लेना है, एलिजिबल कैंडिडेट्स में से उत्कृष्टों के चयन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस युक्ति संगत होना चाहिए।
और अगर ये आपने अपनाया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में आपने प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको उपलब्ध कराई। ये हो सकता है, ये किया जाना चाहिए। अब 16(2) उसी ढंग का प्रतिबंध लगा रहा है जिस ढंग का प्रतिबंध होना चाहिए कि ठीक वर्गीकरण होगा, लेकिन केवल धर्म, केवल जाति, केवल भाषा, केवल जन्म स्थान, केवल उद्भव, केवल निवास, इसके आधार पर नहीं होगा। उद्भव और निवास ये नए जुड़ गए, ये 15 में नहीं, और जरूरी है इसलिए क्योंकि रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसरों, ये जीवन के अन्य अवसरों से और भी ज्यादा कम है। ठीक है ना? रोजगार के अवसर शिक्षा के अवसरों की अपेक्षा और कम है। जीवन में लाभ के जो अन्य अवसर हैं वो फिर भी ज्यादा है, लेकिन रोजगार से जो लाभ होता है, पद से जो लाभ होता है, उसको प्राप्त करने का अवसर और भी ज्यादा कम है, क्योंकि पद और रोजगार राज्य के अधीन, ये अपने में ही सीमित है, और भी ज्यादा कम है। इसलिए यहां विभेद के आधार और कम कर दिए जाने चाहिए। युक्ति संगत यही है। इसलिए उद्भव और निवास, और चूंकि ये अवसर और कम है, इसलिए भारत के सारे नागरिकों को, ठीक है, जहां वे रह रहे हैं वहां के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी राज्य के अधीन पद और रोजगार प्राप्त करने का हक होना चाहिए। यदि आप ये कहते हो कि भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, तो अदरवाइज कोई बात ही नहीं। और ऐसा आप कहते हो, ठीक है, आप कहते हो कि जो इस मिट्टी में पैदा हुआ वो बराबर है, तो फिर एक वंश में जन्म लेने वाले को, ठीक है, एक वंश में जिसका उद्भव हुआ है, उसे किसी पद पर जाने का अधिकार है, इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए इकहरी नागरिकता को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, सबको सब जगह चयनित होने का हक है। और एक बात और भी है कि उस सेवा के लिए जिसको आप स्थापित करना चाहते हो, जिसके लिए आपने पद और रोजगार सृजित किया है, उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति तमिलनाडु में है और आपको आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है। तो ये अयुक्ति संगत क्यों नहीं होगा कि आप सिर्फ इसलिए कि वो उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ उसे यहां नियुक्त करने से रोक दो। तो ये दोनों दृष्टिकोणों से कि भारत एक है, इस अवधारणा के भी विपरीत है यदि आप उसे नियुक्त नहीं करते हैं, और सेवा के लिए सबसे योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है, इसे चयनित होना चाहिए। इस सिद्धांत के मुताबिक भी निवास और उद्भव ये यहां होने ही चाहिए। वर्गीकरण के लिए प्रतिशुद्ध आधारों के रूप में, और यहां शामिल किया 15 से एक्सटेंट ज्यादा हो गया ग्राउंड्स का, लेकिन बात वही है, केवल धर्म, केवल जाति, केवल लिंग, केवल जन्म स्थान, केवल उद्भव, केवल निवास, इसके आधार पर नहीं होगा। इसका मतलब उद्भव और निवास, जन्म स्थान, भाषा आदि, इसके अलावा कोई और कंसीडरेशन जुड़ जाए तो होगा। ठीक है, इसका अर्थ ऐसे निकल आता है। यानी भागता विभेद का आधार धर्म है और भागता कुछ और है, तो विभेद हो सकता है एक विशेष पद या एक विशेष रोजगार में जाने का अवसर एक विशेष धर्म के लोगों को दिया भी जा सकता है। वक्फ एक्ट पर सारी सुनवाई इसी पर आधारित है। ठीक है, राज्य के अधीन, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष राज्य के अधीन पद है। ठीक है, वक्फ बोर्ड पर्सनल नहीं है किसी का, वो राज्य के अधीन पद है, और राज्य का जो नेचर है वो हमने सेकुलर घोषित किया, तो फिर कोई भी आ सकता है।
लेकिन केवल धर्म नहीं हो सकता, धर्म के साथ कुछ और जुड़ रहा है तो हो सकता है। लेकिन हमने कल भी कहा था कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें क्या होता है कि कम्युनिटीज को मैसेज दिया जाता है कि हम आपके बहुत पक्ष में हैं, और इसमें क्या करते हैं कि बोले वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वो तो हिंदू नहीं हो सकता, लेकिन कुंभ मेले के आजम कहां हो सकते हैं। इस प्रकार की हरकतें चलती रहती है और इसी के कारण फिर डिवीजन होते हैं। आप एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्यों नहीं अपनाते? आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल अपनाओ, लेकिन नहीं, एक कम्युनिटी को मैसेज देंगे और एक कम्युनिटी के साथ ये करेंगे, तो वहां दिक्कतें हैं। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है ताकि इन प्रॉब्लम से ठीक ढंग से इफेक्टिवली निपटा जा सके। तो विभेद के आधार 16(2) में बताए गए हैं, इन पर वर्गीकरण नहीं होगा। तो 16(1) और 16(2) ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात के दो पहलू हैं। बस फर्क इतना आता है कि 14 में दोनों पहलू एक साथ लिख दिए गए और यहां नंबरिंग कर दी गई, बस फर्क इतना ही है। 15 में भी यही टेक्निक अपनाई गई है, 15(1) और 15(2) यही टेक्निक यहां अपना ली, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। बात पुरानी ही है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता देनी। क्यों कहता है राज्य के अधीन रोजगार के मामलों में प्रतिष्ठा और अवसर की समता देनी है, ठीक है, और वर्गीकरण के आधार ये नहीं होंगे, ठीक है। तो राज्य के अधीन रोजगार संबंधी और पद संबंधी मामलों में, शब्द आया है मामलों में, तो रोजगार के मामले देखने पड़ेंगे। रोजगार के मामले कौन से हैं, पद के मामले कौन से हैं, क्योंकि पद ये रोजगार इसके संबंध में है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता रहेगी, इसका अर्थ तो यह हुआ कि रोजगार और पद इस पर नियुक्त करने में समानता रखी जाएगी अवसर के दृष्टिकोण से। और एक बार आप नियुक्त हो गए उसके बाद हम इन्हें 20 दिन की छुट्टी देंगे, इन्हें 1 दिन की भी नहीं देंगे। इन्हें 5 साल में प्रमोशन देंगे, जो जिंदगी भर उसी पर नौकरी करेंगे। इनका हर साल इंक्रीमेंट लगाएंगे, इनका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इनकी सीनियरिटी होगी, इनकी सीनियरिटी ये कितने दिन काम करें होगी ही नहीं। इन्हें फंड बीमा ग्रेच्युटी पेंशन भी देंगे, इनसे कोई लेना ही देना नहीं, ठीक है ना। इनके यहां कोई कैजुअलिटी होती है तो हम अनुकंपा पर आधारित मृतक आश्रित तो नौकरी दे देंगे, इनके यहां वो भी कुछ नहीं, ठीक है। अगर ये किया गया तो अगर सिर्फ इतना लिखा हो कि राज्य के अधीन पद और रोजगार के संबंध में समता होगी, तो इस प्रकार की असमानता के विरोध में सिद्धांत निर्वचन से लाना होगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि रोजगार इसको ठीक सम्यक प्रकार से निर्वचित किया जाएगा, अगर इसका निर्वचन ठीक प्रकार से किया जाएगा तो ये सारे मामले रोजगार शब्द में आ जाएंगे। लेकिन ठीक प्रकार से किया जाए तो ये कोई गारंटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठ जाएगा वो ठीक प्रकार से ही करेगा। फिर वही दिक्कत है कि आप लोगों की मान्यता ऐसे ही रहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठ गया वो ठीक प्रकार से करेगा ही, और आप यही बताया करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो कोई आफत पड़ पड़ी, कोई आसमान गिर पड़ा, कोई मंगल ग्रह पृथ्वी पर आ गया, क्या हो गया भाई, कह दिया कह दिया, कुछ और कह देगा, ठीक है। ये हटेंगे, कोई और समझदार आदमी आएगा तो कुछ और कह देंगे, कहते ही रहते हैं। एक गोपालन में जो कहा था 27 साल बाद उसे बदला, शिवाकांत शुक्ला में जो कहा 40-50 साल बाद उसे बदला, तो बदल के जो कहा वो उस समय माना भी नहीं था, जो पहले वाला कहा था
और पहले वाला और अब वाला दोनों विपरीत, दोनों सही हो नहीं सकते। तो ठीक है, जैसे पिताजी कैसे भी हों, हम उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। ऐसे ही AK गोपालम किसी ने डिसाइड किया हो, शिवाकांत शुक्ला किसी ने डिसाइड किया हो, हम अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी समझ के संबंध में सहज अनुमान लगाना संभव है कि सुप्रीम कोर्ट नासमझ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा समझते हो तो आप नासमझ जरूर हो, यह अनुमान लगाना सहज है। ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी आफत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कहता रहे। ठीक है, तो आपका वर्गीकरण अगर ठीक ढंग से किया जाए, यह निर्वचन ठीक ढंग से होगा तो रोजगार में ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन निर्वचन ठीक ढंग से होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही। इसीलिए 16(1) में शब्द उन्होंने क्या प्रयोग किया, रोजगार संबंधी मामलों में, ताकि कोई निर्वचन के लिए जगह बचे ही ना। पद संबंधी मामलों में, इसका मतलब यह हुआ कि यह नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह सुविधाएं मिलेंगी लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को नहीं मिलेंगी। यह नहीं हो सकता कि अटॉर्नी जनरल जो उत्तर प्रदेश के होंगे, अटॉर्नी जनरल तो होते ही नहीं, एडवोकेट जनरल जो उत्तर प्रदेश के होंगे उन्हें यह सुविधा मिलेगी और अमुक होंगे तो उन्हें यह नहीं मिलेगी। क्योंकि पद संबंधी मामलों में समानता रहेगी, रोजगार संबंधी मामलों में समानता रहेगी। तो रोजगार संबंधी मामले क्या है, नियुक्ति। पहली चीज क्या है, नियुक्ति। जैसे जीविका और जीवन नो डाउट अलग है, लेकिन जीवन के लिए पहली जरूरत क्या है, जीविका। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे नियोजन संबंधी मामले, नो डाउट इसमें नियुक्ति है, इसमें मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्त होना है, इसमें सीनियरिटी है, इसमें प्रमोशन है, इसमें ट्रांसफर है, इसमें छुट्टी है, ये सारी बातें, और इन सब में समानता रहेगी। इसमें पेंशन है, सारी चीजें। लेकिन फिर भी नियुक्ति पहली चीज है, सबसे पहली चीज नियुक्ति। तो नियुक्ति की ओर देखना पड़ेगा, यानी नियुक्ति समानता के आधार पर होनी चाहिए, नियुक्ति संबंधी मामलों में समानता होनी चाहिए। पहली जरूरत यह है। यानी किसी भी राज्य के अधीन पद या सेवा में अगर किसी व्यक्ति को आप नियोजित करोगे तो उस पद या सेवा में नियोजित होने का पहली चीज, सारे नागरिकों को समान अवसर होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें उस पद और सेवा के लिए लोग चाहिए, उस पद और सेवा में काम करने योग्य सारे नागरिक हो नहीं सकते, तो वर्गीकरण की पद्धति से उस पद और सेवा में काम करने योग्य नागरिकों का हम वर्ग बनाने के लिए वर्गीकरण की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन रखेंगे। फिर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन में उम्र संबंधी क्राइटेरियन इसलिए रखेंगे ताकि बार बार जल्दी जल्दी सिलेक्शन की जरूरत न पड़े, लंबे समय तक हमें उस सेवा के लिए योग्य व्यक्ति मिलते रहें। और फिर इस ढंग से जो वर्ग निर्मित होगा, उस वर्ग से योग्यतम के चुनाव के लिए एक युक्तिसंगत सिलेक्शन प्रोसेस, एक युक्तिसंगत चयन की प्रक्रिया ये हम अपनाएंगे। और फिर इस प्रकार चयनित व्यक्तियों को उस पद या उस रोजगार में काम करने का अवसर देंगे। अगर इस प्रकार हम काम करें तो निश्चित तौर पर नियुक्ति के मामलों में अवसर की क्षमता हमने सबको उपलब्ध कराई है, यह माना जाएगा। और अदरवाइज ये नहीं माना जा सकता कि आपने सबको समान अवसर दिया है और फिर यह अनुच्छेद 16 के खिलाफ जाएगा। तो
जरूरी है कि राज्य के अधीन जब रोजगार और इस पद नियुक्ति की बात चले तो हम निर्धारित करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन को, हम निर्धारित करें सिलेक्शन के प्रोसेस को, हम निर्धारित करें उन दिनों को जितने दिनों में आवेदन नागरिकों के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अनंत समय आवेदन के लिए ही रख देंगे तो सेवा के लिए व्यक्तियों का चुनाव तो अनंत समय चलेगा, फिर सेवा के लिए चयन का अर्थ ही क्या बचेगा। ठीक है ना। हमें नियम बनाने होंगे, सिलेक्शन के प्रोसेस को चलाने के लिए हमें नियम बनाने होंगे, सारे कामों को करने के संबंध में मनमाने ढंग से काम नहीं किया जा सकता। सूचना आखिर कितनी, ठीक है, रिक्तियां हैं, कितनी नियुक्तियां होनी है, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, आवेदन करने की तिथि, वेतनमान, इस सबकी सूचना सभी नागरिकों तक जानी चाहिए। तो सूचना कैसे जाएगी? टेलीफोन किया जाएगा, अखबार में छपाया जाएगा, क्या होगा? और ये चयनकर्ताओं की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि निरंकुशता, मनमानापन समानता का विरोधी है। और अगर संभावना भी है, हो सकता है चयनकर्ता भगवान राम और कृष्ण, उन्हें संपूर्ण सुविधा दे दीजिए, फिर भी मर्यादा खिलाफ काम नहीं करेंगे। लेकिन राम और कृष्ण तो युगों में पैदा होते हैं, शेष तो लंपट होते हैं, और कानून हमेशा लंपटों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हम ये संभावना खत्म करना चाहते हैं कि लंपट भी हो चयनकर्ता तो भी कुछ ना कर पाए। तो लंपट भी हो और कुछ ना कर पाए, इसके लिए जरूरी है फिर चयन के नियम बनाने होंगे। और नियम कानूनी अर्थों में नहीं है, समाज के अर्थों में अगर हम जाने, कानूनी अर्थों में तो नियम का अर्थ है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो, और सामाजिक अर्थों में नियम का अर्थ होता है कि कानून प्लस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वो सबको नियम ही कहते हैं। सामाजिक अर्थों में सबको नियम ही कहा जाता है। तो यहां पर नियम शब्द का प्रयोग हमने सामाजिक अर्थों में किया है कि सारी प्रक्रिया के संचालन के लिए नियम बनाने होंगे। और नियम दो तरह से बन सकते हैं। एक, अनुच्छेद 309 में एग्जीक्यूटिव को ताकत दी गई है कि वो नियम बना सकते हैं, क्योंकि संविधान स्वयं विधि है, ठीक है, तो ये ताकत दे रहा तो बना सकते हैं। अनुच्छेद 145 सुप्रीम कोर्ट को। और कितनी मजेदार बातें हैं। हम कई एडवोकेट्स ग्रुप में जुड़े हैं, हालांकि ये बात हमें थोड़ा लग रहा था कि नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत खिलाफ हो जाएंगे मेरे, इन हो जाए, बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर अभी निकाला है कि उसकी रजिस्ट्री दूसरे और चौथे शनिवार को भी खुली रहेगी। रजिस्ट्री, ना कि कोर्ट। रजिस्ट्री अलग बात होती है, कोर्ट अलग बात होती है, ठीक है। और आपको कई बार बताया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है लोअर जुडिशरी, वो किसके अधीन है? उच्च न्यायालय के। और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। और यह ऑर्डर उन्होंने अनुच्छेद 145 में किया है, लिखा है उस ऑर्डर में कि अनुच्छेद 145 के अधीन हम ये ऑर्डर कर रहे हैं। और रजिस्ट्री में क्या होता है? मुकदमे दायर होते हैं, ठीक है, मुकदमे दायर होते हैं, सुनवाई नहीं होती। सुनवाई तो कोर्ट में होती है। और ये नहीं कहा उन्होंने सेकंड और फोर्थ को कोर्ट खुलेगा, नहीं, रजिस्ट्री खुलेगी, और वो भी केवल सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। और बड़े बड़े मूर्धन्य वकील एडवोकेट्स ग्रुप में वो डाल रहे थे, ऊपर लिख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी नहीं होगी। तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि क्या कहें और क्या न कहें। कैसी दुर्दशा है कि जो लिखा है वो भी नहीं पढ़ रहे।
चलो अनुच्छेद 145 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 145 सुप्रीम कोर्ट को अपने कार्य संचालन है तो नियम बनाने की ताकत है, आपको बताया गया। तो वो नियुक्ति संबंधी शर्तें, ये भी नियुक्त जो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं वो उन्हीं शर्तों के मुताबिक उनकी सेवा शर्तें विनियमित करने का हक भी उन्हें है, वो उच्च न्यायालय को भी है। और लोअर जुडिशरी ये तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक अपॉइंट करेगी, राज्यपाल, आपको बताया गया। ये ठीक है कि उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन या कुछ होना है तो उच्च न्यायालय उसी के परामर्श से होगा, वो सारी बातें ठीक है। और उच्च न्यायालय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, उनके अधीन है, और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन नहीं है, लेकिन है, न जाने पड़े। अब क्या करो क्या ना करो, खैर। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि नियम 309 में एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए जा सकते हैं, 145 तो उच्चतम न्यायालय द्वारा, इसी प्रकार से उच्च न्यायालय सेक्शन आर्टिकल मुझे ध्यान नहीं है कि किसमें बना सकते हैं, तो सेवा शर्तें आदि विनियमित कर सकते हैं। 97, 98 था विधायिका, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा वे भी अपने कर्मचारियों को सेवा शर्तें आदि विनियमित कर सकते थे नियम बनाकर। और ये लिखा था जब तक न बनाए तब तक राष्ट्रपति, ठीक है, अध्यादेश के माध्यम से सेवा शर्तों को विनियमित करेंगे। और राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश नहीं, नियमों के माध्यम से, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर में, क्योंकि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड है। इसका मतलब संपूर्ण की चयन की प्रक्रिया, ठीक है, ये कैसे चलेगी? या तो नियम के माध्यम से जो कार्यपालिका द्वारा बनाए जाएंगे, और या फिर किसके माध्यम से? कानून के माध्यम से। या तो कानून कार्यपालिका बना दे, एक कानून लाए, ये पद होगा, इस पद की ये सेवा शर्तें होंगी, इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को ये वेतन मिलेगा, आदि आदि। तो या तो कानून से, जैसे आप देखते हैं, आप पढ़ते आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उन्होंने कहा एक आयोग गठित किया जाएगा, आयोग के इतने सदस्य होंगे, उनकी अहर्ता ये होगी, उनका वेतनमान ये होगा। तो आयोग के माध्यम, एक्ट के माध्यम से पद सृजित कर दिया और सारी चीजें नियत हो गई। और दूसरा तरीका, एग्जीक्यूटिव नियम बनाएगी, ऐसा कानून में लिख दिया और फिर एग्जीक्यूटिव कानून नियम बना रही है, तो प्रत्यायोजित विधायन से शर्तें तय हो रही। लेकिन प्रत्यायोजित विधायन हो या विधायन हो, यह विधायिका के माध्यम से या विधायिका द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर ही होगा। और सेवा की जरूरत किसी समय पड़ सकती है, सेवा की जरूरत तो किसी भी समय पड़ सकती है। अभी हमारा वार शुरू हो गया पाकिस्तान से, और हमें इंजीनियर्स की जरूरत है। अब कहां हम बुलाते घूमे पार्लियामेंट, तो कहां क्या करें, और बुला भी ले तो भी एक पूरा झंझट है। तो हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव पावर में, सरकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति में है, क्योंकि सरकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति में सब कुछ कर सकती है सिवाय नागरिकों के अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करना। और अगर हम किसी को रोजगार देने जा रहे हैं तो विपरीत रूप से तो प्रभावित नहीं करना है। तो सरकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति में पद सृजित कर देती है और उसकी सेवा शर्तों को विनियमित कर देती है, ठीक है ना। तो नियुक्ति कार्यपालिकीय शक्तियों के अंतर्गत भी की जा सकती। अब यह भी हो सकता है कि कानून भी है, और जैसे कानून में उनका एक अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे, उन्हें छुट्टी कितनी मिलेगी इसके संबंध में राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी, ठीक है। यह सारा कुछ आ गया। लेकिन कार्यपालिका को शक्ति नहीं होगी ऐसा नहीं कहा गया, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर सेवा, उसके संबंध में कानून भी है,
उसके संबंध में कार्यपालिका द्वारा बनाया गया प्रत्यायोजित विधान या नियम भी है, और उसके बाद भी कोई ऐसा विषय छूटा हुआ है जिस पर न तो कानून में और न प्रत्यायोजित विधान में बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई व्यवस्था दी गई है, वहां कार्यपालिका की शक्ति में सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती, ये तो बात नहीं है, कर ही सकती है। लेकिन मोटे में देखें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है वो 3 ही तरीके से निर्धारित होता है, ठीक है। लेकिन युक्ति संगत ये माना गया है कि अगर कानून है और अगर उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अर्थात प्रत्यायोजित विधान भी है और किसी विषय पर कोई नियम उपलब्ध नहीं है, तो सरकार एग्जीक्यूटिव पावर में अगर कुछ व्यवस्था करती है तो उसे इस प्रकार करनी चाहिए कि वह कानून और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत जो नियम बनाए गए उनसे संगत रहे, वो व्यवस्था उससे असंगत न हो जाए, ऐसे बनाने चाहिए। अर्थात जो गैप बचा है, जो स्थान है, अर्थात जहां पर उपबंध नहीं है, केवल वहीं पर उपबंध बनाना चाहिए कार्यपालिका की शक्ति में, न कि प्रत्यायोजित शक्ति के अंतर्गत जो नियम बनाए हैं उनको निरसित करने वाले या विधिक प्रावधानों को अप्रभावी बनाने वाले नियम कार्यपालिका की शक्ति में निर्मित करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा करेंगे तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, क्योंकि विधायन के क्षेत्र में विधायिका और उसके द्वारा दी गई शक्ति ये बड़ी है, क्योंकि वे सर्वोच्च है, यह माना गया। लेकिन इससे यह निकलता है कि कार्यपालिका की शक्ति में भी नियोजन दिए जाते हैं, लेकिन चाहे आप कार्यपालिका की शक्ति में दें और चाहे आप कानून के मुताबिक दें और चाहे प्रत्यायोजित विधान के मुताबिक दें, कैसे भी दें, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि नियोजन के मामलों में, रोजगार के मामलों में असमानता नहीं हो सकती, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात आप चाहे जैसे नियुक्ति दें, क्योंकि नियुक्ति पहला मामला है जो रोजगार से संबंधित है, आप कैसे भी तरीका कोई अपना है, लेकिन नियुक्ति इस प्रकार दें कि भारत के समस्त नागरिकों को समान अवसर यह उपलब्ध हो। समान अवसर अर्थात जब आप वर्गीकरण करें, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करें और जब सिलेक्शन प्रोसेस निर्धारित करें, तो ये ध्यान में बनाए रखें कि हम पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस निर्धारित कर रहे हैं, हम पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन निर्धारित कर रहे हैं, और एक युक्ति संगत क्राइटेरियन जो उस पोस्ट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है वही निर्धारित करें। एक ठीक है उपयुक्त चयन की प्रक्रिया जो उस सेवा को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, वही चयन की प्रक्रिया आप निर्धारित करेंगे। अन्यथा यह माना जाएगा आप मनमाने ढंग से सेवा के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करना है, और जहां भी मनमानापन है वहां असमानता की संभावना है, और जहां भी असमानता की संभावना है वो सारा कृत्य असंवैधानिक है और वो नहीं किया जाता। तो सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, इसका सेवा या रोजगार या पद जो सृजित हुआ वो जिस क्षेत्र में काम करेगा उससे एक युक्ति संगत ढंग से संबंधित होना चाहिए सबको, अदरवाइज ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज, आप ये नहीं करेंगे कि विधि और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत बनाए गए नियम चयन की जो प्रक्रिया निर्धारित करते हैं
ठीक है, चयन की जो प्रक्रिया निर्धारित करते हो उस चयन प्रक्रिया से हटकर व्यक्तियों का चुनाव कर लें और बाद में आप उन व्यक्तियों को नियमित कर दें, ये नहीं होगा। और यही हुआ शिक्षा मित्रों के केस में। और जिन्होंने किया, शिक्षा मित्र उन्हें गालियां नहीं दे रहे, क्योंकि जब वकील साहब लोग सुप्रीम कोर्ट के सामान्य से आदेश का अर्थान्वयन नहीं कर रहे ठीक, तो शिक्षा मित्र नहीं कर रहे, तो इसमें कौन सी खास बात है। और उमा देवी थर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से डिसाइड है, उसमें ये बात कही। और उमा देवी थर्ड से पहले कई मुकदमे डिसाइड हुए, कई मुकदमे, जिसमें लगातार ये सवाल उठाया गया, होता क्या, एडहॉक पे पहले कर्मचारी नियुक्त कर लिया, और जब आप एडहॉक पर नियुक्त करते हैं, यानी तदर्थ नियुक्ति कर ली, एडहॉक की हिंदी क्या है, तदर्थ, तो आप जिसे चाहते हैं नियुक्त कर लेते हैं, क्योंकि उस समय कोई चयन की प्रक्रिया थोड़ा आयोजित करते हैं, वो आपने नियुक्त कर लिया। और एडहॉक के बाद वो 13 साल, 14 साल, 20 साल उसी पद पर काम करते रहे, उसके बाद आपने उठा के रेगुलर कर दिया। जबकि सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित जो नियम है वो कहते हैं पोस्ट विज्ञापित होनी चाहिए, ठीक है, इनके पास एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, लेकिन उत्कृष्ट हमें चाहिए। 100 लोग आते, उनमें हो सकता है ये उत्कृष्ट न होते, हो भी सकते थे, उत्कृष्ट हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। हमें तो उत्कृष्ट चाहिए, इनके पास खाली एलिजिबिलिटी, इसका हम क्या करें, ठीक है। तो नियमों के मुताबिक जो सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए उससे तो ये निकले रहे। तो समानता मिली है भारत के सारे नागरिकों को, ये कैसे कह दें, क्योंकि मूल रूप से जो इनकी नियुक्ति हुई वो तो सिलेक्शन प्रोसेस तो हुई नहीं, उसमें भारत के सारे नागरिकों में से उपयुक्त का वर्ग बनाया गया होता, उसमें उत्कृष्ट का चयन हुआ होता, ये तो सब हुआ नहीं। तो सारे नागरिकों को समान अवसर मिला है, ये कैसे कहते हैं। और जब सबको समान अवसर नहीं मिला तो सबको क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अनेकों बार ये क्वेश्चन कर दिया और कहा कि नहीं, एडहॉक अगर आप नियुक्त कर रहे हैं तो उन्हें परमानेंट नहीं माना जा सकता। आप जल्द से जल्द रेगुलर कर्मचारियों की नियुक्ति है तो सिलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, उसमें ये सेलेक्ट हो जाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। नहीं सेलेक्ट होते तो नियमित रूप से जो सेलेक्ट होके आ रहे हैं उनके लिए इन्हें रास्ता छोड़ना ही होगा। और लास्ट में जब ये लोग नहीं माने तो अंत में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उमा देवी थर्ड में ये डिसाइड कर दिया कि नहीं। और उमा देवी थर्ड जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से डिसाइड हो गया, फिर शिक्षा मित्रों वही हुआ जो होना था। और उस समय भी हम पढ़ाते थे और हम लगातार बोलते कि ये हारेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट से नहीं, ये हर जगह हारेंगे। और अगर सरकार ने, जो सरकार वोटों के लिए बदल सकती है, अगर सरकार ने इनकी मांग के अनुरूप कानून में भी बदलाव किया तो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि वो अनुच्छेद 16 का विरोध करेगा। ये कानून से भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। और शिक्षा मित्रों को गालियां उन्हें देनी चाहिए जिन्होंने उनका नियमितीकरण किया, लेकिन शिक्षा मित्र उनको समझा ही नहीं, उन्हें ईश्वर नहीं समझा सकता। हम तो बहुत छोटी चीज है, उन्हें स्वयं ईश्वर उतर आए वो भी नहीं समझा सकता, क्योंकि उनकी नजर में सरकार सम्राट है, जो चाहे तो कर दे, जबकि हो ही नहीं सकता। और वही तरीका हो सकता तो जो हुआ कि हम आपको विशेष अवसर दिए दे रहे हैं, हम 3 आपको अवसर दे रहे हैं, सीटेट निकालिए, ठीक है, और हो जाइए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उमा देवी थर्ड में यही व्याख्या है। हाँ, उमा देवी थर्ड बदल सकता है, इसमें भी सैद्धांतिक रूप से ओवर रूल कर सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसे देखते हुए ये कतई नहीं लगता कि ओवर रूल होगा। कैसे हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के थोड़ी फेंक दोगे, कैसे हो जाएगा। तो सिद्धांत के रूप में एकेडमिकली ये कहा जा सकता है कि वो ओवर रूल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ओवर रूल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे तो होगा ही नहीं, और वही हुआ, नहीं हुआ।
ठीक है, ये तर्क भी दिया गया था उमा देवी थर्ड में कि 13 साल हम लोगों ने काम किया है एक पर्टिकुलर पोस्ट पर, इसलिए हमारे पक्ष में एक इक्विटी, एक साम्या निर्मित हो गई। साम्या क्या होती है किसी दिन चर्चा करें, क्योंकि वो विषय फिर डिफरेंट है। यहां पर इतना ही समझ लें कि एक साम्या निर्मित हो गई, ऐसा तर्क भी दिया गया था। कोर्ट ने कहा साम्या के 12 सिद्धांत, और साम्या विधि को फॉलो करती है, और जहां विधि में कमी हो वहां साम्या विधि को भरती है। साम्या के आधार पर विधिक अधिकारों को, ठीक है, पीछे नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल राइट ये कहता है कि समानता होगी तो समानता होगी। आपका सारा सिलेक्शन 14 न भी कहें तो 16 से बाधित है और उठाकर क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो नियोजन के मामलों में समानता हो। आप ये भी नहीं करेंगे, जब हम छोटे थे, अब तो पता नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे तो ये बातें बड़ी चलती थी। और 84 का मामला है, 83 या 84 का, ठीक है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जाने कौन रघुवंशी है, ठीक है, कि पॉलिटिकल फेथ उसके आधार पर नौकरी नहीं दी जाती थी, ठीक है, कि इनका फला पॉलिटिकल पार्टी में फेथ है, इसलिए नौकरी इन्हें सरकार की नहीं मिलेगी। ऐसे थोड़ी कांग्रेस से नफरत करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, ठीक है भैया। फिर बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या अर्थ है? हम क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी में फेथ कर रहे हैं? अरे मेरा मन भारत की किसी भी राजनीतिक दल में, तो इसके आधार पर नौकरी नहीं दोगे? नहीं मिलती थी, और आज भी आप जरा अपने माँ बाप की उम्र के लोग हो, उनसे बात करिएगा, वो कह रही है हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम कैसे पॉलिटिकल गतिविधियों में भाग ले सकते? ठीक है, आज भी ये डर है, और अपने माँ बाप थोड़ी, हो सकता है आप में भी हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये क्वेश्चन किया जा चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत, ये वाकई में व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन है, यह अनुच्छेद 16 का हनन है। भारत के सारे नागरिक, ये नहीं लिखा है कि अमुक राजनीतिक विचार के लोग, और इसीलिए विभिन्न प्रदेशों में, और खुद जो जैसा होता है वैसे ही उसे दिखता है। इसीलिए कांग्रेस के लोग लगातार कहते रहते हैं कि फला पार्टी तो अपने लोगों को सिस्टम में भर रही, क्योंकि तुम ऐसा करते रहे हो, इसलिए तुम्हें मालूम है कि ऐसा किया जा सकता है। आपने पॉलिटिकल फेथ के आधार पर नौकरी देने से इनकार किया। और जितने गांधी आश्रम है, जितने इनमें जो कर्मचारी हैं, उनके जरा पॉलिटिकल उसको ध्यान में जरा इन्वेस्टिगेट करिएगा, रिसर्च करिएगा इस बात पर, फिर मेरी बात की सच्चाई आपको दिखाई देगी। उनमें से 90% कांग्रेस घरानों के लोग हैं। आप निश्चित पॉलिटिकल फेथ के लोगों को नौकरी दे रहे थे, और जो मसला सुप्रीम कोर्ट आसानी से पहुंचता है, मसला बहुत तो पैसे चाहिए वहां तक जाने के लिए, तो जो वहां पहुंचा तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि नहीं, नियुक्ति संबंधी मामलों में समानता ये रहेगी, ठीक है, क्योंकि रोजगार के मामलों में समानता है। तो रोजगार के मामलों में क्या क्या आता है और उसमें कैसे कैसे समानता रहेगी, इस पर एक लेक्चर बात और होगी, फिर इक्वल पे और इक्वल वर्क, उस पर बात करेंगे, देखेंगे।